हेलो साथियों, इस लेक्चर में एंड तक मेरे साथ बने रहिए और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वर्णमाला टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सब इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का पहला ही प्रश्न है कि वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, या लिप चिन्हों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, वर्ण क्या है प्रश्न उठता है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा माध्यम है किस चीज का? विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का। ठीक है, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो भाषा है। भाषा भांस धातु से बनी है। किससे बनी है? भांस धातु से। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। यहीं से दो प्रश्न और बनता है। पूछता है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई बताओ। सार्थक इकाई, तो वो हो जाएगा शब्द। वो क्या हो जाएगा? शब्द है। और अगर यही पूछे कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, वो हो जाएगा वाक्य। क्या हो जाएगा? वाक्य। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या प्रश्न बना? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला। वर्णों भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा भास धातु से बनी, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई अगर पूछेगा तो शब्द है, और अगर सार्थक इकाई पूछेगा तो वाक्य है। ठीक है ना, आइए इसका पदक्रम देखते हैं। जैसे भाषा की सबसे बड़ी इकाई यूनिट जो है वो वाक्य है, तो वाक्य से छोटा क्या होगा? उपवाक्य। उपवाक्य से पदबंध। पदबंध से पद। पद या शब्द। शब्द से अक्षर। अक्षर से वर्ण। लिख रहे हैं ना, अक्षर से वर्ण। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, वर्ण। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? वर्ण जो है वो सबसे छोटी यूनिट है भाषा की। ठीक है, अक्षर क्या है? अक्षर होता है जैसे स्वर और व्यंजन का संयुक्त रूप। स्वर और व्यंजन का संयुक्त रूप क्या है? अक्षर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, आइए बताता हूँ कैसे। जैसे एक वर्ड दे दिया, एक शब्द दे दिया आपको, पक्षी। शब्द दे दिया पक्षी, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखते हैं। शब्द दे दिया पक्षी। अब इसमें पूछ लिया कि कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं। प्रश्न तो ऐसे पूछा था कि कितने व्यंजन वर्ण हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसमें दो अक्षर हैं, कौन कौन से? पा और छ। ठीक है, परंतु इसमें वर्ण कितने हैं? पा धन आ छ किससे बनता है? छ संयुक्त व्यंजन है, पता है सबको, का और स से। तो का धन सा धन ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हो जाएंगे। पूछा था कि इसमें व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो प, का और सा, ये तो दोनों स्वर वर्ण हो गए, तो 3 व्यंजन वर्ण हो गए, 2 स्वर वर्ण हो गए। लेकिन वर्ण कितने हो गए? 5। परंतु अक्षर कितने हो गए? वो 2। तो समझ में आया अक्षर और वर्ण में डिफरेंस। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं वर्णों के भेद। वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है। 52 वर्ण या 52 वर्ण लिपियां। ठीक है ना, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। मूलतः तो स्वर और व्यंजन ही है, परंतु एक चीज और होता है जिसे अयोगवाह कहते हैं, जो ना कि स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, जिसको जैसी जरूरत पड़ती है, जैसे स्वर में भी और व्यंजन में, दोनों में भी ये उपयोग हो जाता है। ठीक, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन 33 होते हैं। परंतु अगर व्यंजन वर्णों की संख्या देखी जाए, कुल संख्या देखी जाए तो 39। लेकिन प्रश्न पूछता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो आपको बताना है 33 व्यंजन वर्ण है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हालांकि इसको किसी किसी किताब में आप देखेंगे कि स्वर में ही जोड़ के लिख दिया जाता है, अंग और अह, ऐसे होता है अयोगवाह। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है ना, तो इसको लेकिन इसमें काउंट नहीं करना है, ना ही इसमें काउंट करना है।
ठीक है। अगर पूछेगा कि व्यंजन कितने हैं तो बताना है 33, स्वर कितने हैं 11 हैं, ठीक है। अयोगवाद 2 होता है, ठीक है। इसमें 33 कौन कौन से होते हैं, टोटल तो होते हैं 39, तभी तो बनेगा 11 39 और ये 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 52, ठीक है। एक एक करके देखते हैं ना। आइए स्वर वर्णों को पहले देखते हैं, है ना। स्वर क्या होता है, स्वर होता है बिना किसी की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण। इनकी संख्या कितनी है 3, भेद कौन कौन से हैं, संख्या कितनी है 11, भेद कौन कौन से 3, कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है ना। ह्रस्व का मतलब हो जाएगा एक मात्रिक, ह्रस्व का मतलब हो जाएगा एक मात्रिक वर्ण, द्वैमात्रिक वर्ण, दीर्घ का मतलब हो जाएगा द्वैमात्रिक, और ये हो जाएगा त्रैमात्रिक वर्ण, ठीक है। प्लुत का मतलब हो जाएगा त्रैमात्रिक। स्वर आइए पहले यहाँ देखिए, आ ई उ री ए ऐ ओ आओ, कितने हो गए 11 हो गए, है ना। अब इसमें पहला क्या है ह्रस्व, ह्रस्व कौन कौन से हैं, ह्रस्व होगा आ ई उ और री, ठीक है। ये कौन से वर्ण हो जाएंगे, ह्रस्व वर्ण हो जाएंगे। कौन से वर्ण हो जाएंगे ये ह्रस्व। इन्हीं को मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। जितना बता रहा हूँ सब से एक ना एक प्रश्न बन सकता है, और ये पूछा भी गया है कि मूल स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है। और मूल स्वर वर्ण की संख्या कितनी है 4, आयु री, बाकी जितने बचे कितने बचे 7, ये कौन से हो जाएंगे दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या क्या हो जाएगी, आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ। ये जो ए ऐ ओ औ है, ठीक है, ए ऐ ओ औ, तो ह्रस्व की संख्या कितनी हो गई 4, दीर्घ की संख्या कितनी हो गई 7, ठीक है ना। ए ऐ ओ औ, ये क्या है भैया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, प्रश्न पूछा है कि संयुक्त स्वर कौन कौन सा है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए ऐ ओ औ। जब इसको संधि पढ़ाएंगे ना, गुण संधि, तो आ ई से आ धन ई से ए बनता है, आ ऊ से ओ बनता है, आ धन ऊ से ओ बनता है, आ ए से या आ ऐ से ए ऐ बनता है, ठीक है ना। आ ओ से या आ औ से वृद्धि संधि में औ से औ बनता है, ठीक है। तो ये संधि में और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए ऐ ओ औ। दीर्घ स्वरों की संख्या, ये दीर्घ स्वर ही हैं, ठीक है, परंतु इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो इसको आप दिमाग में रखिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा है। और प्लुत क्या है, बचा क्या प्लुत, प्लुत का मतलब होता है कि त्रैमात्रिक या दो या दो से अधिक मात्रा। प्लुत का प्रयोग अमूमन जैसे वैदिक संस्कृत में होता है, या फिर कोई नाटक कहानी में किसी को पुकारने या चीखने में जो प्रयुक्त मात्रा होती है, वो वहाँ प्लुत मात्रा का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। जैसे राम, जैसे सॉरी, जैसे चिल्ला के बोला जाए राम, जैसे अधिक समय लेके, ऐसे ही ओम, ठीक है। ये जो 3 लिखा जाता है ना बीच में ओम के, यही है त्रैमात्रिक का मतलब त्रैमात्रिक बताता है ये, कि इसमें 3 मात्रा है या 2 मात्रा से भी अधिक समय लगा है इसमें। तो इसको देखकर स्पष्ट होता है कि ये प्लुत है, ठीक है ना। या यहाँ भी देखिए ये 2 मात्रा का निशान है, तो 2 से अधिक मात्रा हुई तो ये भी प्लुत वर्ण है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। प्लुत का प्रयोग किसमें होता है, वैदिक संस्कृत में होता है अमूमन, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब स्वर का भेद। अब तक तो आपने देखा कि मात्रा के आधार पर स्वर भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया, ठीक है। अब जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर का भेद, जिह्वा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर का भेद कितना है 3, कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन सा होगा, पश्च में कौन कौन सा होगा, और मध्य में कौन कौन सा होगा। इसको बोलकर ही आप स्पष्ट कर पाएंगे, रट कर नहीं। ई ए ऐ, ठीक है, ई ए ऐ, और मध्य में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आ होगा। बोलिए, जैसे लग रहा है कि जिह्वा के अग्रभाग से इस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये अग्र, जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर वर्ण होगा।
यह भी प्रश्न पूछा है कि मध्य स्वर वर्ण कौन सा है। मध्य में तो एक ही स्वर वर्ण होता है, ये तो आसान हो गया। अग्र में भी 4 होता है, ई ए बोलकर देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। ये भी 4 हो गया, तो बचे कितने, ये एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। कौन कौन से बचे इसमें, आ, ऊ, ऊ और ओ, औ। एक और होता है आ, जिसको बोलते हैं। तो ये कितने, ये कौन कौन से स्वर वर्ण है, ये पश्च स्वर वर्ण है, ये अग्र स्वर मध्य स्वर वर्ण है, और ये अग्र स्वर वर्ण है। ये आ क्या होता है भैया, ये होता है आगत स्वर वर्ण। क्या होता है, आगत स्वर वर्ण। ठीक है, आगत क्या है, आगत का मतलब कहीं से आया हुआ है। तो कहाँ से आया हुआ है, इंग्लिश से आया हुआ है, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना ऑफिसर, तो ये जो आ है यही आगत स्वर वर्ण है, जिसको इसमें काउंट तो नहीं किया जाता, स्वर वर्ण की संख्या 11 ही है। तो इसको जो है ऐसे ही ध्यान में रखिए कि ये, क्योंकि पूछा गया है कि इसका जिह्वा के प्रयोग के आधार पर कहाँ से उच्चरित होता है, अग्र से, मध्य से या पश्च से। तो पश्च से उच्चरित होता है, ठीक है ना। तो अग्र पश्च मध्य हो गया, ये जिह्वा के प्रयोग के आधार पर हो गया। ठीक है, एक होता है ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर दो तरीके से। कौन कौन से, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी मतलब, आवृतमुखी मतलब कि जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होता। आवृतमुखी मतलब जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार होता, बोलकर ही स्पष्ट हो पाएगा, रट कर आप इसको पुनः भूल जाएंगे। तो कितनहु रटिए, याद नहीं होगा, यहीं बोलकर ही इसको प्रयोग करके समझ लीजिए। तो आवृतमुखी में क्या क्या होगा, आवृतमुखी में क्या क्या, पहले तो वृत्तमुखी समझ लीजिए। ऊ, बोलिए, ऊ, ओ, आओ। आओ में एक बार मुंह तो खुल रहा है, जैसे लग रहा है कि वृत्तमुखी नहीं है, लेकिन फिर जब क्लोज होने के टाइम पे वृत्तमुखी हो जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, वृत्तमुखी। और ये जो आगत है आ, ये भी, इसमें भी वृत्ताकार हो जाता है, ओष्ठकाकार। ठीक है, तो ये हो गए वृत्तमुखी। बाकी जो शेष बचे वो आवृतमुखी हो गए। कौन कौन से बचे, छोटा आ, ई, छोटा आ, बड़ा आ, ई, ई और ए, और ए। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए, ये हो गए आवृतमुखी, ये हो गए वृत्तमुखी, ये ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना, आवृतमुखी, वृत्तमुखी, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर 3, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर 2 भेद। अब आइए देखते हैं मुख विवर के प्रयोग के आधार पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें समृद्ध विवृत आपने देखा होगा, तो ये यहीं से होता है, मुख विवर के प्रयोग के आधार पर। मुख विवर के प्रयोग के आधार पर 4 होता है भेद इसका, समृद्ध, विवृत, अर्धसमृद्ध और अर्धविवृत। अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत, समृद्ध विवृत का मतलब समझ रहे हैं आप। समृद्ध का मतलब होता है अर्धविवृत, समृद्ध का मतलब होता है कि क्लोज, यानी कि इसके इन स्वर वर्णों के उच्चारण में जो मुखद्वार है वो लगभग लगभग क्लोज है। और विवृत का मतलब होता है ओपन। अर्धसमृद्ध का मतलब होता है हाफ क्लोज। ठीक है, और अर्धविवृत का मतलब होता है कि हाफ ओपन। अर्धविवृत का मतलब होता है हाफ ओपन। समृद्ध में कौन कौन से वर्ण आएंगे, समृद्ध में तो क्लोज है। अच्छा, विवृत पहले देखिए, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण आता है, कौन सा, कैपिटल आ, बड़ा आ। ठीक है, बोलकर देखिए तभी स्पष्ट होगा। बड़ा आ, इसमें पूरा मुख द्वार जो है वह खुला है। और विवृत, समृद्ध में क्या होगा, समृद्ध में 4 वर्ण आते हैं, ई और ऊ। इसमें जैसे मुख द्वार जो है पूरा क्लोज होता है। ठीक है, तो इसको समृद्ध बोलते हैं। इसमें मुख द्वार पूर्ण रूप से खुला होता है तो विवृत बोलते हैं। अर्ध समृद्ध मतलब आधा खुला। और अच्छा, आधा खुला आधा बंद बात एक ही है, लेकिन आधा खुला का मतलब होता है नीचे की तरफ से ऐसे खुल रहा है, और ऊपर की तरफ जो सट हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसको अर्ध समृद्ध बोलते हैं, आधा बंद हो रहा है वो। लेकिन अगर वो ओपन हो रहा है तो उसको आधा खुला बोलते हैं। तो यही अर्ध समृद्ध अर्ध विवृत में अंतर है। ठीक है ना, तो अर्ध विवृत में कौन कौन से हो जाएंगे, अर्ध समृद्ध में कौन कौन सा आ जाएगा, ए और ऐ, ये अर्ध समृद्ध हो जाएगा। लेकिन अर्ध विवृत अगर देखें तो उसमें हो जाएगा, सॉरी, इसमें हो जाएगा ए और ओ, क्योंकि ऐ जो है वो विवृत हो जाता है, उसमें मुखद्वार खुल जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, छोटा आ, अर्ध विवृत में छोटा आ, ऐ, औ और आ, ये आगत स्वर वर्ण। तो इसको बोलकर ही स्पष्ट कर पाएंगे आप। ए ओ जो है अर्ध समृद्ध है, आ ऐ
औ, आ, ये जो है अर्ध विवृत है। विवृत में एक ही वर्ण है आ, ठीक है, तो ये आसानी से याद हो गया। और इसको तो बोलने पर ये तो और आसानी से याद होगा, ई उ ऊ, जैसे लग रहा है मुख द्वार बंद है, तो ये समृद्ध हो गया, ठीक है ना। सभी स्वर वर्ण जो है वो क्या होता है, सघोष और अल्प प्राण। इसको भी आप ध्यान रखिए, सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। एक होता है अर्धस्वर, अर्धस्वर होता है। अर्धस्वर क्या होता है, अर्धस्वर या और वा को कहते हैं। जब हम लोग स्वर संधि में यण स्वर संधि पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या फिर यहीं देख लीजिए या वा, क्यों, क्योंकि इससे स्वर की अनुभूति होती है इसको बोलने में, तो इसे अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। कैसे मैं बताऊँ, जैसे जब आप यण स्वर संधि पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अत्यधिक, अति धन अधिक, ठीक है। यहाँ ई है, लेकिन यही ई जा करके यहाँ पर छोटी ई है, ये ई जा करके या बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अत्यधिक, क्या बन जाएगा ये, अत्यधिक। ऐसे ही अत्याचार, अतिधन आचार, अत्याचार, ई का या हो जाएगा अत्याचार। ऐसे ये वा कैसे होगा, वा में हो जाएगा जैसे सुआगत, 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 स्वागत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वा बन जाएगा, सू का जो ऊ है, ऊ से वा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ई का स्वर वर्ण का लक्षण मिलता है, इसमें ऊ का लक्षण मिलता है, इसलिए अर्धस्वर है, ठीक है। भूलेगा तो नहीं, प्रश्न पूछा है ये, अर्धस्वर क्या है, ठीक है ना। तो अर्धस्वर क्या हो गया, या और वा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जीवा के प्रयोग के आधार पर 3, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर 2, मुखविवर के प्रयोग के आधार पर 4। एक चीज और होता है, जैसे नाक और मुख से हवा निकलती है ना, निरनुनासिक अनुनासिक। तो अनुनासिक निरनुनासिक का मतलब क्या होता है कि केवल केवल, अनुनासिक का मतलब हुआ कि केवल केवल मुख से हवा निकले, ठीक है। और लेकिन निरनुनासिक का मतलब हुआ निरनुनासिक, निरनुनासिक का मतलब हुआ कि मुख और नाक दोनों से हवा निकले। जैसे स्वर वर्ण हैं, जितने भी स्वर वर्ण हैं सभी अनुनासिक, अनुनासिक है। नहीं नहीं, उल्टा हो गया। अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुख दोनों से हवा निकले, निरनुनासिक का मतलब होता है कि केवल और केवल मुख से हवा निकले, ठीक है ना, करेक्ट। तो निरनुनासिक, अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु। यहाँ देखिए, जैसे आ है, आ पे चंद्रबिंदु लगा दिया, अंग, तो ये स्पष्ट हो गया ना कि मुख से भी निकल रहा है, नाक से भी हवा निकल रहा है, अंग हो गया। जैसे और कौन कौन सा, एंग, ठीक है, एंग, ओंग, ऐसे करके जितने भी स्वर वर्ण हैं, अगर सब पे चंद्रबिंदी आपने लगा दिया या बिंदी लगा दिया तो वो अनुनासिक हो गया। निरनुनासिक आ ई उ, ये नॉर्मल जो है जितने भी हैं ये सभी निरनुनासिक है, यानी केवल मुख, केवल जो है मुख से हवा निकल रही है। अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से हवा निकल रही है, ठीक है ना। तो अनुनासिक निरनुनासिक आपको समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं मात्रा। जैसे मात्रा क्या है, मैंने बताया ना, एक मात्रिक, द्वय मात्रिक, त्रय मात्रिक। मात्रा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, वही मात्रा है। उसी के आधार पर तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बना, ठीक है। उसी के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बना, ठीक है। ह्रस्व का एक मात्रिक, दो मात्रिक, दो से अधिक मात्रा, दो से अधिक मात्रा तो प्लुत हो गया, ठीक है ना। मात्रा समझ में आया। स्वरों के, ये भी प्रश्न पूछा है कि मात्रा क्या है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा है, ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछा है कि मात्रा स्वरों की डैश होती है, तो समरूप होती है, समरूप होती है, या इसको बोलते हैं ग्रैफीम, समरूप या ग्रैफीम होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मात्रा ये पूछा गया प्रश्न है, मात्रा स्वरों की होती है, समरूप होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, मात्रा, स्वर कितने हैं आपने देखा, स्वर कितने हैं, 11, मात्रा कितनी है, 10। क्यों ऐसा, क्योंकि जो आ और आ स्वर वर्ण है ना, इसकी एक ही मात्रा संकेत होती है ये, ठीक है। इसीलिए जो स्वर हैं 11 होते हुए भी मात्राओं की संख्या 10 है, ठीक। ये समझ में, स्वरों की संख्या 11, मात्रा, दोनों प्रश्न पूछा है, स्वर की संख्या कितनी, मात्रा की संख्या कितनी, मात्रा की संख्या 10। क्यों, क्योंकि जो आ और आ है इन दोनों की, जबकि ई ऐसे करके जितने भी मात्राएं हैं सबका अलग अलग संकेत है, लेकिन आ और अ का सिर्फ एक ही मात्रा संकेत है, ठीक है। इसीलिए मात्राओं की संख्या यहाँ पर 10 हो जाती है और स्वरों की संख्या 11 ही रहती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम व्यंजन वर्गों, व्यंजन। हमने देखा कि स्वर जो है
वो सभी सघोष हैं और अल्प प्राण हैं, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं व्यंजन वर्णों से। जितने प्रश्न पूछता है व्यंजन कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं। एक तो व्यंजन समझ लीजिए क्या होता है कि स्वर वर्णों की सहायता से बोलने जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33, ठीक। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11, 11 33, ये तो हुआ 44। परंतु अभी कितनी और संख्या शेष है अभी, इसमें एक होता है संयुक्त व्यंजन, वो 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके कितने भी 4 संयुक्त, संयुक्त के बाद क्या होता है द्विगुण, द्विगुण, द्विगुण कितने 2, और अयोगवाह आपको पता ही है, अयोगवाह 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11 41, ये हो गए, और 11 ये हो गए, इसी से बने थे आपके 52, करेक्ट ना। तो ये 52 वर्ण हो गए। अब यहाँ पर एक एक देखेंगे कि व्यंजन वर्णों की प्रश्न पूछेगा व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33 ही बताना है, ऑप्शन में दिया रहेगा 33, ठीक है। परंतु यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अयोगवाह को हटा दें, क्योंकि अयोगवाह जो है वो किसी किसी किताब में आप पाएंगे कि स्वर में लिखा रहता है अयोगवाह, लेकिन ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है। यह भी प्रश्न पूछा है अयोगवाह क्या है, जो ना स्वर है ना व्यंजन है उसे क्या कहते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप हटा दीजिए। हम देख रहे हैं व्यंजन वर्णों को, ठीक है। व्यंजन वर्णों में क्या देख रहे हैं, मूल व्यंजन क्या है, मूल व्यंजन 33 है, मूल व्यंजन 33 है। और प्रश्न भी अगर पूछे कि व्यंजन वर्ण कितने हैं तो 33 ही बताना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया भी रहेगा 33, लेकिन कुल व्यंजन वर्ण जो हैं वो 39 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण 2, द्विगुण 2 संयुक्त। अभी इसको देखते हैं, पहले मूल व्यंजनों को देखते हैं। मूल व्यंजन में स्पर्शी 25, स्पर्शी को ही वर्गीय कहते हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं, क्योंकि क च ट त प 5 वर्ग होता है, 5 वर्ग होता है, क च ट त और प, ठीक है। 5 वर्ग हो गए, पांचों में 5 5 लेटर हो गए, तो कितने हो गए 25, ठीक है। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आगे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने 4, उसमें व्यंजन, उसमें कितने, ये भी 4, तो टोटल संख्या हो गई 33। यही क्या है, मूल व्यंजन है, ठीक है। तो स्पर्शी समझ में आया, क वर्ग में 5, च में 5, ट में, त में, प में 5, तो ये 25 हो गया, ये तो समझ में आया। अंतस्थ कौन कौन से, अंतस्थ में है य र ल और व, उसमें कौन कौन से स स और ह, ठीक है। स और ह। संयुक्त में छ त्र ज्ञ और स्र, ठीक है, छत्र ज्ञ स्र। द्विगुण में ड और ढ के नीचे अगर बिंदी लगा दें तो इसको द्विगुण कहते हैं, ड़ और ढ ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, स्पर्शी हो गया, अंतस्थ हो गया। अंतस्थ व्यंजन में जो या और वा है, इसको तो आपने देखा कि ये जो है अर्ध स्वर है, ठीक है, ये क्या है अर्ध स्वर है। परंतु जो रा और ला है, जो रा है और दिख रहा है ना ल है, रा को लुंठित कहते हैं। लुंठित क्या होता है भैया, और ला को पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक क्या होता है, लुंठित का मतलब जिह्वा जो है र को बोलने में लड़खड़ाती है, र, ठीक है, अप डाउन तेजी के साथ लड़खड़ाती है, तो उसको लुंठित बोलते हैं। पार्श्विक का मतलब जिह्वा के पार्श्व से, बगल से प्राणवायु जो है बाहर निकलती है, तो इसलिए ला को जो है पार्श्विक कहते हैं। अच्छा, द्विगुण क्या है, ठीक है, द्विगुण क्या है, द्विगुण को ही उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, इसलिए ड़ और ढ को वो उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त। क्या उत्क्षिप्त क्या है, उत्क्षिप्त का मतलब जिह्वा तेजी के साथ ऊपर मूर्धा को टच करके फिर तुरंत डाउन होती है, तो इसी को उत्क्षिप्त कहते हैं। तेजी से ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए उतनी तेजी से, तो ये उत्क्षिप्त। ये भी पूछा है कि उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं, या फिर उत्क्षिप्त की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है ड़ और ढ, ठीक है ना, ऐसे। तो या फिर दुगुण पूछे तो सबकी संख्या देख लीजिए। मूल व्यंजन कितने हैं 33, मूल व्यंजन में स्पर्शी की संख्या कितनी है, सब प्रश्न पूछा है। स्पर्शी कितने होते हैं, अंतस्थ ऊष्म कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन सा है, द्विगुण कौन सा है, या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, ठीक है ना, या पार्श्विक कौन सा है, लुंठित कौन सा है। अगर इसमें से प्रश्न बनाए
तो एटलीस्ट कम से कम 10 प्रश्न तो इसी में से बन जाएंगे, ठीक है। और मूल व्यंजन 33 ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजनों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। संयुक्त व्यंजनों के बारे में देखते हैं। ऊष्म व्यंजन हो गया ना, सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए संयुक्त में? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किससे बनेगा? का और स से। यहाँ गलती करने के चांस कहाँ बनते हैं? हलंत कहाँ लगाएंगे आप? का में या सा में? तो पहले वर्ण में लगाएंगे हलंत, बाद वाले वर्ण कंप्लीट रहता है, पहला वाला आधा रहता है। हलंत का मतलब होता है कि बिना स्वर वर्ण के उच्चारण के जो व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं उसे हलंत कहते हैं, ठीक है ना। त्र में त धन र से। ज्ञ किससे? त और र से। ज्ञ किससे बनेगा? ज और ञ से, ठीक है। स्रा किससे? स्पष्ट है, सा और र से, ठीक है ना। सा और र से। देख लीजिए हलंत कहाँ लगेगा और किस किस से मिलकर बनेगा, ये सभी प्रश्न पूछे हैं, ठीक है ना। अच्छा, संयुक्त व्यंजन तो हो गए 4। संयुक्त अक्षर एक चीज होता है, पूछता है आपसे कि संयुक्त अक्षर, ठीक है। यहाँ देखते हैं संयुक्त अक्षर, जल्दी खत्म करते हैं इसको। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर 3 टाइप का बनता है। आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है कि युग्मक ध्वनियां कौन सी हैं, संपृक्त ध्वनियां कौन सी हैं, संयुक्त ध्वनियां कौन सी हैं। एक होता है संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियां, ठीक है ना। दूसरा होता है कि युग्मक ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां। तीसरा होता है संपृक्त ध्वनियां। यह पूछा है, बता रहा हूं कैसे पूछा है। संपृक्त ध्वनियां, संयुक्त का मतलब होता है कि जब व्यंजन ध्वनियां, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर एक ही स्वर वर्ण के सहारे लिखी जाएं तो उसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। उदाहरण बताऊं, जैसे प्राण, प्राण में प्र है, प्र में क्या क्या है? प है, धन र है, ठीक है। पा और र है, दो व्यंजन वर्ण हो गए। और यहाँ पर आ है, एक स्वर वर्ण हो गया। एक स्वर वर्ण के सहारे दो व्यंजन ध्वनियां अगर बोली जा रही हैं तो वो संयुक्त ध्वनियां कहलाएंगी। तो ये कौन सी ध्वनि हो गई? संयुक्त ध्वनि हो गई। आगे क्या है? ड़ है, तो ठीक है। पा और र दो व्यंजन ध्वनियां, दो व्यंजन ध्वनियां अगर एक स्वर वर्ण के सहारे बोली जाए तो वो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे प्राण, घ्राण, क्लिष्ट, ठीक है, म्लेच्छ, ऐसे। युग्मक क्या है? युग्मक का मतलब होता है कि जब एक ही शब्द में जब शब्द किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। द्वित्व हो जाए का मतलब क्या होता है कि दो बार हो जाए। जैसे लिखते हैं हम लोग उत्तर, तो ता का द्वित्व हो गया, एक ही ध्वनि का दो बार लिख दिया गया ना, द्वित्व हो गया। जैसे प्रफुल्ल, ठीक है, जैसे लिखते हैं प्रफुल्ल, तो इसको युग्मक ध्वनि कहेंगे, इसको युग्मक ध्वनि कहेंगे। संपृक्त क्या होता है? संपृक्त का मतलब होता है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। जैसे कंबल है ना, जैसे चंबल, जैसे बंदर। एक ही ध्वनि जब दो व्यंजनों से जुड़ जाए तो वो जो है संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। यह भी पूछा है कि इसमें से कौन सी संपृक्त ध्वनि है, कौन सी युग्मक ध्वनि है, कौन सी संयुक्त ध्वनि है, ठीक है। ये स्पष्ट हुआ। व्यंजनों का भेद देख लेते हैं, व्यंजनों का भेद देख लेते हैं सभी। अच्छा, यहाँ पर जो आपने देखा कि वर्ग, वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, ठीक है। तो ये जो प्रथम द्वितीय है ये होता है, प्रथम द्वितीय जो होता है वो होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। और तृतीय चतुर्थ पंचम जो होता है ये होता है सघोष, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सबको याद होगा, नहीं याद है तो रट लीजिए, ठीक है। और पहला तीसरा पांचवा ये होता है अल्प प्राण। प्रथम तृतीय पंचम ये अल्प प्राण, और अंतस्थ या र ल व यह भी अल्प प्राण होते हैं। जबकि उसी जगह पर द्वितीय और चतुर्थ ये महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। और स स और ह यह भी महाप्राण होता है। लेकिन यहाँ समझने की बात ये है, ये जो ह है ये, अच्छा ठीक है, ये होता तो अल्प प्राण है, होता अल्प प्राण है लेकिन होता सघोष है। ये जो है होता अल्प प्राण है लेकिन होता क्या है? सघोष है, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? सघोष है, ठीक है। लेकिन ये जो महाप्राण है सा और सा हा, ठीक है, ये तीनों तो अघोष हैं। परंतु ये जो ह है
इसको बोलकर ही स्पष्ट होता है। अघोष अघोष मतलब समझते हैं, जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अघोष। स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है तो सघोष, ठीक है। तो ये जो है ये सघोष ये जो है सघोष, बोलने पर ही स्पष्ट हो रहा है कि कंपन होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो है वो सघोष होता है। अल्प प्राण मतलब कम प्राणवायु निकल रही है जिसको बोलने में, और महाप्राण मतलब कि जिसको बोलने में अधिक प्राणवायु निकल रही है। ऊष्मा व्यंजन आपने जो ये देखा, इसी को ऊष्म कहते हैं ना। ऊष्म का मतलब इसको बोलने में जो है संघर्ष हो रहा है, तो संघर्ष से ऊष्मा निकल रही, तो उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया है ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। ये और कुछ नहीं, इसी की वजह से। और इसको रट लीजिए आप, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा सघोष है। तो ये जो क ख ग घ अंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रथम द्वितीय अघोष हो गया, तृतीय चतुर्थ पंचम सघोष हो गया, ठीक है ना। लेकिन प्रथम तृतीय पंचम ये अल्प प्राण हो गया, और द्वितीय और चतुर्थ ये महाप्राण हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो पंचमाक्षर होते हैं ञ म ङ ड न म, ठीक है, मतलब ये वाले, ठीक है, लास्ट वाले वर्ण, ठीक है, न और म, इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का मतलब आपको बताया था अभी, अनुनासिक मतलब नाक से भी हवा निकल रही है, ठीक है ना। इसको बोलने में नाक से भी वायु निकलती है, तो ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। खैर, इसको तो अनुनासिक, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इसके दूसरे सेगमेंट में जो उच्चारण स्थान है उसमें बाकायदे देखेंगे, और उच्चारण स्थान से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे से ऐसे डिटेल में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि कुछ त्रुटि नहीं है और कुछ छूटा भी नहीं है इसमें। तो अगर आपने इसको कम्प्लीटली देखा है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बने हैं, मैं बार बार ये नहीं बोला कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, लेकिन जितनी भी लाइन बोला है मैंने इससे वर्णमाला से संबंधित, लगभग सभी से एक ना एक क्वेश्चन पुट अप हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इसको कायदे से देखा, तो आई होप कि इससे आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और बाकी रहा उच्चारण स्थान, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो, फ्लो में बोलते बोलते लिखा कुछ, बोल दिया कुछ, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सुधार कर लूँगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ अध्ययन वाटिका में।